देव हैरान सा खड़ा रह गया कि अभी ऋषभ ने क्या कहा। ऋषभ टेरेस से नीचे जाने को हुआ कि देव ने उसे पुकारा, ऋषभ। ऋषभ देव की ओर मुड़ा। क्या हुआ? देव उसके पास आया। ये क्या कह रहा है तू? तू हमसे दूर चला जाएगा। होश में तो है? ऋषभ, होश में ही हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। देव अब बेचैन हो उठा। तू ऐसा नहीं कर सकता। देख, मैं जानता हूँ कि तेरे लिए ये सबसे कठिन दौर है जिंदगी का, और इस वक्त तेरी जगह कोई और होता तो शायद वह भी यही करता। पर मैं यह भी जानता हूँ कि तू बहुत स्ट्रांग है और ऐसे आसानी से हार नहीं मानेगा। प्लीज़ यार, कहीं मत जा। उल्टा अकेले तो तेरे लिए और मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे तो रॉय सर की याद हमेशा आती रहेगी और तू कभी उनकी यादों से बाहर नहीं निकल सकेगा। तुझे इस वक्त किसी के साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वह साथ है तेरे दोस्तों का, माँ का। हम सब मिलकर तुझे संभालेंगे। हाँ, मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी को तो जीना है ना। फिर तू इसे अपने लिए और मुश्किल क्यों बना रहा है? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। मंजीत सीढ़ियों से ऊपर आया। ऋषभ, कौन कहाँ जा रहा है? इतनी रात को क्या कर रहे हो दोनों यहाँ? देव, तेरा यह दोस्त सबसे दूर जा रहा है। कह रहा है कि कहीं और पोस्टिंग करवाएगा। मंजीत, पागल हो गया है क्या? ऐसा कैसे बोल सकता है तू? दोबारा सोचना भी मत। ऋषभ, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसके फैसले खुद कर सकता हूँ। मंजीत, हाँ, वह तो दिख ही रहा है कि कैसे फैसले ले रहा है तू। यह कोई तरीका होता है? देव, तू समझा ना इसे। देव, समझा तो रहा हूँ, पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का। ऋषभ, कुछ नहीं, बस शांति और सुकून चाहता हूँ। देव, तुझे पक्का यकीन है कि हमसे दूर जाकर तुझे यह सब मिल जाएगा? ऋषभ अब झल्ला कर बोला, अभी हमारी दोस्ती को कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी कैसे अटैच हो गए मुझसे? जैसे मेरे बिना रह ही नहीं सकोगे। तुम मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना चाह रहे, या फिर कबीर के चेहरे को? देव नाराज सा बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? पहले ही समझा चुका हूं मैं तुझे। मंजीत, अब इस बात को दोबारा उठाने की क्या जरूरत है? ऋषभ, जरूरत है मंजीत। तूने ही तो बताया कि सगाई वाले दिन जब तूने इससे ऋषभ और कबीर में से किसी एक को चुनने को कहा तो देव ने कबीर को चुना था। देव, तो तुझे इससे क्या परेशानी है? ऋषभ, मुझे परेशानी है और उस कबीर से है। मैं चाहता हूँ कि जो जगह कबीर के लिए तुम लोगों के दिलों में है वो मेरी हो। मुझे उसकी जगह चाहिए। देव गुस्से में बोला, नहीं, कबीर की जगह कोई नहीं ले सकता। ऋषभ मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में बाबा की जगह कोई और नहीं ले सकता। जब तुम अपनी जगह गलत नहीं हो तो फिर मैं कैसे गलत हो गया? या तो तुम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, या फिर मुझे भी अपनी ही तरह रुकने दो। देव चुप हो गया। उसने निराशा से अपना सिर झुका लिया। ऋषभ, रात बहुत हो गई है, चलता हूँ। देव उदास सा सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मंजीत, ऋषभ, जब तुम्हें हमारी जिंदगी में रुकना ही नहीं था तो फिर आए ही क्यों? हम दोनों फिर भी अपनी जिंदगी जी रहे थे जैसे तैसे। फिर क्यों? ऋषभ, मंजीत, कम से कम तू तो समझ मुझे। तू ही मेरा साथ दे। मंजीत उसे इग्नोर कर देव के पीछे चला गया। ऋषभ अब धीमे धीमे कदमों से टेरेस के नीचे आया। आज इतने दिनों बाद तीनों दोस्त एक साथ थे, लेकिन सिर्फ कहने भर को। देव अपने कमरे में आ बैठा कि तभी पीछे मंजीत वहां आ गया। देव, तू जा मंजीत, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे। मंजीत, नहीं, मैं उस ऋषभ की तरह नहीं हूँ जो तुझे अकेला छोड़ दूंगा। देव, क्या पता कभी तेरा मूड किया और तू भी मुझे छोड़कर चला गया। देव, गलती मेरी है, मुझे समझना चाहिए था। जब कबीर ही मेरा नहीं हुआ तो फिर भला और कोई मेरा क्या होगा? मंजीत मायूस सा देव के पास बैठ गया। उसका सही नाम रखा था मैंने, रावण रॉय। एक नंबर का रावण है। हम तो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर वह तो अकेले अकेले भागने की तैयारी में है। देव कुछ नहीं बोला। मंजीत ने देखा कि देव कहीं खोया हुआ था। क्या हुआ? अब किस सोच में डूब गया? देव, कहीं वह सच में चला गया तो? कहते हुए उसने मंजीत की ओर देखा। उसके चेहरे पर मंजीत को एक डर साफ दिखाई दे रहा था। मंजीत, पता नहीं, पहले की बात होती तो कह देता कि छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन आज यह इतना बदला हुआ है कि लग रहा है कि सब कुछ कर सकता है। सच कहूँ तो ऐसा लगा है कि यह अपने होश खो बैठा है। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा इसे। पागल हो गया है। मुझसे बैल बुद्धि कहते हो, लेकिन आज तो लग रहा है कि ये बैल बुद्धि हो गया है। तू सो जा, परेशान मत हो।
कल सोचेंगे क्या करना है। देव, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। वह कल ही सीनियर अथॉरिटी से मिलकर बात करने की बोल रहा है। मंजीत और देव परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। ऋषभ अपने कमरे में आ बैठा। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। वो दोनों कितने उदास थे, लेकिन इसी में सबकी भलाई है। वह खड़ा हुआ और परेशान सा कमरे में घूमने लगा। नहीं, मुझे ये करना ही होगा। मंजीत, हम उसे गलत नहीं करने दे सकते। देव, उसे रोकना हमारे बस का नहीं है। मंजीत, लेकिन हमें उसे रोकना कहाँ है? हमें तो उसे बस उलझाना है कुछ वक्त तक। देव, साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? मंजीत ने उसे कुछ समझाया। देव मंजीत को देखने लगा। मंजीत ने उसे खुद को यूं घूरते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ? आइडिया अच्छा नहीं लगा? देव, नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेरे दिमाग में भी आइडिया आते हैं। यह बात मुझे आज ही पता चली। मंजीत मुस्कुराकर, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। देव, लगता है तुझ पर हमारी संगति का असर देर से ही सही पर होने लगा है। मंजीत उदास चेहरा बनाकर बोला, क्या यार, तुम लोग हर वक्त मुझे बेवकूफ़ समझते हो। देव मुस्कुरा उठा, नहीं, तू तो मेरा सच्चा साथी है जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। दोनों मुस्कुरा दिए। देव, जो करना है जल्दी करना होगा। मंजीत, ठीक है, फिर तो अब हम दोनों मिलकर उस रावण की लंका को आग लगा देंगे। अगले दिन सुबह ऋषभ के कमरे में मंजीत आया। क्या तुम सच में पोस्टिंग बदलवाना चाहते हो? ऋषभ, हाँ। मंजीत, थोड़ी देर हमारे साथ बैठना, फिर चले जाना बात करने। ऋषभ, नहीं, पहले मैं जाकर अपना काम कर लूँ, तब आकर बात करूँगा। मंजीत, लेकिन। ऋषभ, मैंने कहा ना, उनसे मिलकर ही तुम लोगों से मिलूंगा। मंजीत मन में सोचने लगा, फिर तेरा क्या अचार डालेंगे हम? वह अब वहाँ से निकलकर देव के पास पहुँचा। देव, क्या हुआ? मंजीत उदास सा बोला, नहीं आया रावण। देव, जानता था, इसलिए कुछ सोच रखा है मैंने। मंजीत अब मुस्कुरा उठा। ऋषभ तैयार होकर अपने कमरे से निकला। वह देव के कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि उसका कमरा बंद है। वह अब आगे बढ़ा तो पाया कि मंजीत का कमरा भी बंद था। ऋषभ सोच में पड़ गया कि ये दोनों कहाँ गए। जहाँ तक उसे पता है, आज उनका सुबह तो कोई काम नहीं था। वह अब आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनटों बाद उसे एक कैबिन के बाहर देव गुस्से में खड़ा हुआ दिखा। मंजीत उसे बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। ऋषभ को यह अजीब लगा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। पहले तो उसने सोचा कि जाकर पूछे, फिर सोचा कि मुझे इनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। वह आगे बढ़ने को हुआ कि उसकी नज़र दोबारा मंजीत पर पड़ी, जो काफ़ी परेशान दिख रहा था। ऋषभ से अब रहा नहीं गया। वह दोनों के पास पहुंचा। क्या हो रहा है यहाँ? देव, तुमसे मतलब? ऋषभ हैरान सा देव को देखने लगा। तू इतना गुस्से से बात क्यों कर रहा है? देव, और तू इतनी चिंता क्यों दिखा रहा है? मंजीत, मैं बताता हूँ ऋषभ, दरअसल यह भी तुम्हारी तरह पागल हो गया है। कह रहा है कि आर्मी छोड़ दूंगा। इसी सिलसिले में सीनियर ऑफिसर से मिलने आया है। आज वो यहाँ बैठे हैं। ऋषभ यह सुनकर चौंका। क्या? लेकिन क्यों? देव, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं। तुझे इससे क्या लेना देना? तू अपने काम से काम रख। मंजीत, यह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऋषभ, ऐसा क्या हो गया अचानक से? देव, अचानक से नहीं, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। आर्मी में ऐसा रखा ही क्या है, मेरे 2 परिवार हैं। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? शायद मेरा परिवार तो संभल जाए, लेकिन कबीर का परिवार तो टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। ऋषभ, कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है तू? देव, मुझे जो सही लगेगा मैं करूँगा। मैं तो कहता हूँ मंजीत, तू भी छोड़ दे। अपने अंश और भाभी के बारे में सोच। ऋषभ, लेकिन। देव, लेकिन क्या? हम लोग ही क्यों सोचें अपनी नैतिक जिम्मेदारी के बारे में? हम आर्मी वालों का भला मिलता ही क्या है? कोई याद नहीं करता हमें और हमारी संघर्ष को। गिनती के बस 3 दिन ही याद आती है हमारी, एक 15 अगस्त तो दूसरी 26 जनवरी। मंजीत, और तीसरा? देव कुछ बोलता कि उससे पहले ऋषभ गंभीरता से बोला, तीसरा हमारा शहादत वाला दिन। देव, सही कहा। क्या इसी के लिए हम लोग अपनी जान देते हैं? क्या हमारी जान इतनी सस्ती है कि सिर्फ 3 दिनों के सम्मान के लिए हम अपनी जान दे दें? फिर अपने देश के कई लोग मानवता, दया का हवाला दे हम ही को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मंजीत अब सोच में पड़ गया। वैसे तू सही कह रहा है, चल मैं भी आर्मी छोड़ देता हूँ। सर अंदर कैबिन में है तो चल अभी बोल कर आते हैं। दोनों कैबिन के अंदर चले गए। ऋषभ हैरान सा उन्हें देखता रह गया कि ये हुआ क्या।
अगले कुछ मिनट बाद जब वह बाहर खड़ा खड़ा दोनों का इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो बाहर नहीं आए तो वह भी सीनियर सर के केबिन में घुस गया। वहां उसने देखा कि केबिन में कोई नहीं था और दोनों दोस्त उसे देख हंस रहे थे। ऋषभ कुछ समझ पाता कि दोनों ने उसे एक और हटाकर अंदर से रूम को लॉक कर दिया और वहीं खड़े हो गए। ऋषभ, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मंजीत, कुछ नहीं, तू जो आधा पागल हो गया था ना, तो बस तुझे पूरा पागल बना रहे थे। ऋषभ, लेकिन क्यों? और यहाँ तो कोई सीनियर ही नहीं है, मतलब तुम लोगों ने झूठ बोला मुझसे। मंजीत, हमारा मन किया तो बस तुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। आधा घंटा यहाँ हमारे साथ रुक, उसके बाद चले जाना। ऋषभ, पर मुझे सीनियर। ओह, तो तुम दोनों मुझे उनसे मिलने नहीं देना चाहते, पर कब तक रोक पाओगे मुझे? मुझे जो करना है मैं करके रहूँगा। देव, तुझे किसने कहा कि हम रोक रहे हैं? हम तो थोड़ी देर तेरे साथ बैठना चाहते हैं। अब चुपचाप यहाँ बैठ, उसके बाद चले जाना। ऋषभ सोच में पड़ गया कि आखिर इनके दिमाग में है क्या। वह चुपचाप एक और बैठ गया। दोनों दोस्त अब शांत से एक दूसरे को देखने लगे कि कितना उदास है ऋषभ। बिना बहस किए या लड़े झगड़े उनकी बात मान ली। आधे घंटे बाद दोनों दोस्त कैबिन से निकल गए। ऋषभ भी अब उठकर वहां से बाहर आया कि मंजीत उसके पास वापस लौटा। मंजीत, वैसे तू सीनियर अथॉरिटी से मिलने जा रहा है ना? ऋषभ, कितनी बार पूछेगा? मंजीत, मैं तो तुझे बताने आया था कि बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अभी अभी सीनियर एक मीटिंग में चले गए हैं, अब तुझे दोपहर तक का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, आधा घंटा पहले तू उनसे मिल सकता था, पर तब तो तू हमारे साथ था ना, कहकर मंजीत मुस्कुरा दिया। ऋषभ हैरान सा मंजीत को देखने लगा। तो इसलिए तुमने मुझे रोका था? चीटिंग की तुमने? देव हंसता हुआ वापस आया। प्यार और जंग में सब जायज है। ऋषभ नाराज होकर बोला, कोई बात नहीं, मैं दोपहर में मिल लूंगा उनसे। इस बार तुम रोक नहीं पाओगे मुझे? देव, नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। चल मंजीत, थोड़ा काम कर लिया जाए। दोनों ऋषभ को अकेले छोड़कर वहां से चले गए। ऋषभ भी अब गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने काम के लिए निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद ऋषभ कॉरिडोर की तरफ बढ़ा कि उसे किसी ने पीछे से पुकारा, ऋषभ। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो तारा सामने खड़ी थी। तारा को वहां देख ऋषभ उसे देखता ही रह गया कि क्या यह सच में तारा है या उसका वहम। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे कि तारा अब आगे बढ़कर उसके सामने आ खड़ी हुई। ऋषभ जैसे होश में आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, देव और मंजीत से मिलने आई हो? मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। तारा, नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। ऋषभ यह सुनकर चौंका। मुझसे? कहो। तारा, यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। ऋषभ, पर कहाँ? तारा, तुम्हारे कमरे में। और कहाँ? वह ऋषभ को अपने साथ उसके कमरे तक लाई। ऋषभ, अब तो बोलो। तारा, अभी नहीं, क्योंकि मुझसे पहले कोई और तुमसे बात करने को बैठा है। अंदर जाओ। ऋषभ अपने कमरे में आया तो सामने माँ बैठी दिखी। उन्हें वहां देखकर ऋषभ के कदम वहीं रुक गए। उसने देखा कि माँ बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उन्हें वहां देखकर वह भावुक हो गया। उसने खुद को संभाला और अंदर जाकर माँ के सामने खड़ा हो गया। ऋषभ, माँ, आप यहाँ ऐसे अचानक? माँ ने सामने ऋषभ को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई, लेकिन जब उनकी नज़र उसके बोझिल चेहरे पर पड़ी तो उतनी ही उदास भी हो गई। माँ नाराज सी बोली, क्यों झूठी तसल्ली देता है मुझे माँ कहकर, जब तू मुझे माँ मानता ही नहीं? अगर माँ मानता तो क्या यूं मुझे छोड़कर जाने की बात कहता? ऋषभ, तू क्यों झूठी तसल्ली दे रहा था कि तू सब ठीक कर देगा? अगर भगवान ने तुझसे तेरे बाबा छीन लिए तो क्या तू उसका बदला हमसे लेगा, हमारे बेटे को छीन कर? ऋषभ चुपचाप नजरें झुकाए माँ की डांट सुनता रहा। माँ, अगर तेरी तरह मैं सोचती तो आज तेरे सामने खड़ी होती क्या? मेरे पति के जाने के बाद मैं भी बहुत टूट चली थी। अगर मैं भी तेरी तरह चली जाती तो मेरा फैसला सही होता क्या? कबीर के जाने के बाद मैं अपनी जिम्मेदारी से भागी नहीं, बल्कि सारे बच्चों को संभाला। जब मैं कमज़ोर नहीं पड़ी तो तू कैसे कमज़ोर पड़ रहा है? या फिर तूने मुझे अपनी माँ माना ही नहीं, क्योंकि हम तो तेरे सगे रिश्तेदार हैं नहीं, और ऐसे कमज़ोर इंसान से मेरा कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता। मुझे लगता था कि देव का दिल बच्चों जैसा है, जल्दी भावुक हो जाता है तो कभी कभी फैसलों में गड़बड़ी करता है, पर तेरी तरफ से तो मैं निश्चिंत थी कि मेरे जाने के बाद इस परिवार को तू संभाल कर रखेगा, सभी को एक साथ रखेगा। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले तू ही भागने की बात कर रहा है। तेरे दिल में तेरी माँ बाबा के लिए कोई जगह नहीं ले सकता। मैं जानती हूँ कि तू बहुत दुखी है और इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी,
लेकिन इंसान की परख उसके बुरे समय में ही होती है। दिमाग का सही इस्तेमाल कर। वो मायूस हो गईं। मैं तो सोच कर आई थी कि अपने बेटे का खूब ख्याल रखूंगी, उसे इतना प्यार दूंगी कि सारे दुख दर्द भूल जाएगा, लेकिन तू तो कुछ और ही सोच कर आया था। अब तो मेरा तुझसे कुछ कहने या डांटने का भी हक नहीं रहा। माँ चुपचाप बिस्तर पर बैठ गईं। ऋषभ ने जब उन्हें यूं उदास देखा तो उनके सामने बैठ गया। माँ, आप मुझसे नाराज नहीं हो, मैं बस थक गया हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है कर रहा हूँ। मैं आपकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। आपको मुझे जितना डांटना है डांट लो, पर उदास नहीं हो। कहते हुए उसने माँ की गोद में सिर रख लिया। माँ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। मैं तो मजाक कर रही थी। ऋषभ ने हैरानी से उठकर माँ की ओर देखा। आप मुझसे नाराज नहीं हो? माँ, नहीं, मुझे देव और मंजीत ने बुलाया तो तुझे समझाने के लिए था, पर मैं जानती हूँ कि मुझे तुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरा दर्द तुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये तेरी ज़िंदगी है, तो जो कुछ भी तय करना है तुझे ही करना है। बस इतना याद रखना कि आज तू जो फैसला करे उसके लिए बाद में पछताना ना पड़े। हम सब तुझे अपना मान चुके हैं। तुझे कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो याद कर लेना। मेरे लिए तेरी खुशी ज़्यादा मायने रखती है। अगर तू हमसे अलग होकर खुश रह सकता है तो यही सही। ऋषभ ने देखा कि माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। माँ ने उन्हें जल्दी से पहुँच डाला। तुझे जो सही लगे कर, मैं तेरे हर फैसले में साथ हूँ। ऋषभ माँ के गले लग रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। आज आपको रुला दिया, इसीलिए तो नहीं रहना चाहता। कुछ देर तक वो चुपचाप रोते रहे। बाहर देव, मंजीत और तारा खिड़की से उन लोगों को देख रहे थे। कुछ टाइम बाद दोनों माँ बेटी संभले। माँ ने एक बार नज़र भरकर ऋषभ को देखा और फिर बाहर आ गईं। वो देव के कमरे में चली गईं। देव, मंजीत भी उनके पीछे चले गए। ऋषभ उदास सा बिस्तर पर बैठ गया। तारा वहाँ आई। ऋषभ ने उसे देखा तो बोला, अब तुम भी डांट लगाओगी? तारा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें डांटने नहीं आई, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन वो लोग भी अपनी जगह सही हैं। माँ और देव तुमसे जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। दरअसल कबीर के जाने के बाद सब अकेले पड़ गए थे। एक साथ होते हुए भी बस जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे। पर जब तुम आए तो देव फिर से थोड़ा बदलने लगा। मंजीत अपनी गिल्ट को भूलकर फिर से हंसने लगा। रोहन को उसका भाई और मौली को एक अच्छा दोस्त मिलने लगा था। माँ को तुम में अपना एक बेटा नजर आने लगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर यह लोग तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारे जाने के बाद देव, मंजीत एक बार फिर से टूट जाएंगे और फिर कभी नहीं संभल पाएंगे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही तो सही मायने में जिंदगी जीना होता है। मेरा कबीर अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जिया। एक रोज़ वह भी ऐसे ही बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर वो दोबारा उठा और अपनों के लिए जिया। मुझे तो तुम पर भरोसा है नहीं, पर ये लोग तुम्हें बहुत होशियार समझते हैं, तो तुम देख लो कि आगे क्या करना है। तारा वहाँ से निकल गई। ऋषभ कमरे के बाहर आ खड़ा हुआ और तारा को जाते हुए देखने लगा। वह अब गहरी सोच में डूब गया। 1 घंटे बाद वह दोपहर को सीनियर से मिलने अपने कमरे से निकला और उनके कैबिन के पास पहुंचा तो देखा माँ, मंजीत, देव और तारा सामने वहीं पास में खड़े हुए हैं। तारा को छोड़कर बाकी तीनों उदास से उसे देख रहे थे। वह अब आगे कैबिन की ओर बढ़ चला। मंजीत, ये तो जा रहा है, हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। तारा ने उन तीनों को देखा जो नम आंखों से खड़े थे। आप लोग क्यों कोशिश कर रहे हो? अगर आप लोगों को ऐसे देखकर वह मजबूरन रुक भी गया तो क्या खुश रह पाएगा? अगर उसे सच में आपकी परवाह है तो अपने आप रुक जाएगा। वैसे मैंने पहले ही कहा था कि यह ऋषभ है, कबीर नहीं, पर आपने इससे इतनी उम्मीद लगा रखी थी। ऋषभ कैबिन के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलने को हाथ आगे बढ़ाया कि उसे कुछ याद आया। उसने पलटकर देव की ओर देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। देव की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहना क्या चाहता है। वह हैरान सा ऋषभ के पास गया। ऋषभ उसे कुछ दूर लाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर तूने वो पूरी की तो मैं रुक जाऊंगा, वरना नहीं। ऋषभ ने उसे अपनी शर्त बताई तो देव नाराज सा उसे देखने लगा। ऋषभ अब मुस्कुरा दिया। आगे बढ़ना है तो साथ बढ़ेंगे, वरना नहीं। अब फैसला तेरा है। देव अब बुरी तरह फंस चुका था।